हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 8th क्लास की हिस्ट्री। हमने 8th क्लास की हिस्ट्री का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है विद क्वेश्चन आंसर। ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा व्यापार से साम्राज्य तक, इसके भी हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो कोई ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले वाले वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जब भी मेरी नेक्स्ट नई वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमने जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें लास्ट टॉपिक हमने जो कवर किया था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती। कि हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वहाँ हमने ये देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी किस पर्पज़ से आई थी इंडिया में। एक्चुअल में वो तो आई थी बिजनेस के पर्पज़ से ही। तो वो सबसे पहले जो बिजनेस है कहाँ इस्टेब्लिश करती है या व्यापार कहाँ शुरू करती है? बंगाल में। आपने देखा बंगाल में वो हुगली नदी के किनारे पर जो फैक्ट्री लगाती है 1651 में, और वहाँ पर अपना वेयर हाउस बनाती है और वहाँ से अपनी क्या है एक तरह से बिजनेस शुरू करती है, व्यापार शुरू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने देखा किस तरह से वो फरमान है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जो फरमान मिला था शुरुआत में तो सिर्फ वो उन लोगों के लिए था, सिर्फ फैक्ट्री के जो बिजनेस के लिए था वो छूट मिली थी जो औरंगज़ेब ने वो फरमान दिया था। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो औरंगज़ेब ने उन्हें एक फरमान दिया, उन्होंने डिमांड करी और औरंगज़ेब ने उसकी परमिशन दे दी कि उन्हें एक फरमान दिया जाएगा जिससे कि मतलब वो बिज़नेस करेंगे तो मतलब फ्री होगा, मतलब टैक्स फ्री होगा, उस पर चुंगी वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा, उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में जो फरमान था वो तो सिर्फ किसके लिए दिया गया था? कंपनी के लिए। लेकिन आपने देखा कि जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे और उसका मिसयूज़ कर रहे थे अपने पर्सनल बिजनेस के लिए। उन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद क्या होता है कि जब बंगाल का जो नवाब है, मतलब एक तरह से जब उस टाइम में जो पावर थी, या हम कहें दिल्ली में जो पावर थी, वो किसके हाथ में थी? वो पावर किसके हाथ में थी? हमने देखा कि औरंगज़ेब के हाथ में थी उस टाइम। लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद क्या होता है कि हमने देखा था कि जो मुग़ल साम्राज्य है, शुरुआत में हमने जब इंट्रो पढ़ा था चैप्टर का तब आपने देखा था कि बंगाल क्या है, जो हमारा कंट्री है या कह सकते हैं मुग़ल साम्राज्य है, वो क्या है, कमज़ोर पड़ने लगता है, या मुग़ल एम्परर जो उसकी पावर है वो वीक होने लगती है। क्योंकि उसके बाद के जो भी उत्तराधिकारी आए थे औरंगज़ेब के बाद के, वो सारे क्या थे, एक तरह से वीक थे या कमज़ोर थे। तो क्या हुआ कि इन सारी चीज़ों के बाद जो छोटे छोटे नवाब थे, अब उन्होंने क्या है खुद को फ्री करना शुरू कर दिया और उन्होंने मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी पावर इकट्ठा करके खुद को एक आज़ाद मतलब क्षेत्र का नवाब बनाना या नवाब घोषित करना शुरू कर दिया। अब ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि वो जो फरमान था वो तो किसने दिया था? औरंगज़ेब ने दिया था। उसके अकॉर्डिंग चल रहा था, चलता चला गया। जब ये जो नवाब हैं बंगाल के, या ये इस तरह से जब नवाब बढ़ने लगे, जब पावर बंटने लगी, डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, जब दिल्ली का जो शासन है वहाँ से पावर वीक होने लगी मुग़लों की, तो कुछ नवाबों ने क्या है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको उस फरमान के अकॉर्डिंग जो वो उसका इतना मिसयूज़ कर रहे थे, उन्होंने पावर देने से मना कर दिया था। कि भाई जब औरंगज़ेब था उसने दे दी पावर, उसने तो सिर्फ कंपनी के लिए दी थी, ये लोग पर्सनल अपना फ़ायदा उठा रहे, तो अब नवाबों ने मना कर दिया, इनकार कर दिए। तो इस तरह से कि किन नवाबों ने ये मना किया था, क्या क्या चीज़ों के लिए मना किया, जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या प्रॉब्लम होने लगी इस चीज़ से, किस तरह से एक मतलब युद्ध का एक रूपरेखा बन गई कि किस तरह से युद्ध स्टार्ट हुआ, युद्ध की जो एक तरह से कहते हैं भूमिका कैसे बनी, वो सारा हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो बंगाल के नवाब हैं वो मतलब उनका युद्ध होगा, वो एक तरह से युद्ध छिड़ जाएगा उनका किनके? ब्रिटिशर्स के, मतलब जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक तरह से, जैसे उनके गवर्नर जनरल हैं उनसे स्टार्ट कर देंगे ये लोग। क्योंकि अब ये उस तरह से पहले जो उनको जितनी फ्रीडम दी जा रही थी वो फ्रीडम देने से मना कर देंगे। क्यों? एक्चुअल में क्या था कि इनको जो फ्रीडम दी जा रही थी, अब जैसे मतलब वो टैक्स वगैरह पे कर रहे थे, तो वो बेनिफिट तो उनको नवाब और उनको जा रहा था, अब वो बंद हो जाएगा। क्योंकि उनसे क्या होगा कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे, उनके टैक्स में कटौती आ जाएगी, और दूसरा वो किलेबंदी करेंगे और भी चीज़ें करेंगे। उन्होंने आपने देखा कि लास्ट उसमें हमने देखा कि उन्होंने ज़मींदारी भी खरीद ली, मतलब एक तरीके से वो टैक्स खुद लेने लगे थे, मतलब रिवेन्यू।
तो उससे भी उनको नुकसान हो रहा था। अब आप सोचो आपके घर में ही कोई आके मतलब आपके बिजनेस में घुस के एक तरह से खुद बेनिफिट उठाए, किलेबंदी करे आप ही के घर में आके एक तरह से, तो आपको तो आप तो उसके आप एक दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, बाद में बोलोगे ही बोलोगे ना कि भाई ये तो हमारा है, हमारे यहाँ आप कैसे कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, नवाबों में टकराव हो गया था इस वजह से, नवाब और ब्रिटिशर्स में। और जो उसके बाद युद्ध हुए थे, और ये युद्ध आप देखोगे 2 मेन युद्धों के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ, एक तो बक्सर का युद्ध है और एक प्लासी का युद्ध। ये जो मेन 2 युद्ध हैं उनसे आप देखोगे कि पूरी हिस्ट्री एक तरह से अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है आपकी, पूरा एक दूसरी डायरेक्शन ले लेता है पूरा इतिहास हमारा। तो हम इस जो टॉपिक में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे युद्ध, व्यापार से युद्धों तक की, जो ब्रिटिशर्स एक तरह से जो सिर्फ यहाँ किस पर्पज से आए थे, व्यापार से आए थे, तो वो एक्चुअल में युद्धों में कैसे इन्वॉल्व हो गए, वो युद्ध तक कैसे पहुंचे, मतलब क्या वजह रही थी युद्ध तक पहुंचने की, ऐसी कैसी सिचुएशंस बन गई, क्या सिचुएशन बनी जिससे युद्ध की तरफ वो मुड़ गए थे या उन्हें युद्ध करना पड़ा, क्योंकि वो यहाँ युद्ध के लिए तो आए नहीं थे। हमने देखा कि वो शुरुआत में किस वजह से आए, कि यहाँ सिर्फ वो बिजनेस के लिए, जैसे आप देखोगे गरम मसाले हमारे यहाँ के बहुत फेमस थे, वर्ल्ड फेमस थे। यहाँ का जो कपड़ा है सूती कपड़ा, वो यहाँ की मलमल है, ढाका की मलमल, वो वर्ल्ड फेमस थी। तो उस पर्पज से आए थे वो लोग, तो कि यहाँ से वो चीज़ें लेके और उनको दुगने तिगने जो भी दाम पे जो यूरोपियन कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में जाके वो उनको बेचेंगे, इस पर्पज से आए थे वो तो, मतलब मुनाफा लेने के लिए, एक तरह से व्यापार के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें युद्ध करने पड़े, और फिर युद्ध से धीरे धीरे वो साम्राज्य तक कैसे पहुँचते। तो अब आपने देख लिया कि वो यहाँ पर किस पर्पज से आए थे, युद्ध से। धीरे धीरे आपने देखा कि वो कैसे इन्वॉल्व होने लगे थे हमारे यहाँ के साम्राज्य में, कि शुरुआत में उन्होंने अब फरमान ले लिया, अब धीरे धीरे देखो उन्होंने शुरुआत में तो 3 गांव की जागीरदारी ली, अब और गाँवों को लेंगे। और अब क्या है, अभी तक तो उन्होंने खरीद के लिए, मतलब एक तरह से पैसे दे के एक तरह से लिया है लीज पे या इस तरह से। अब आप देखो उसको युद्धों के बाद तो वो खुद जीत लेंगे, उन्हें तो खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से, और वो धीरे धीरे क्या है, एक साम्राज्य बना लेंगे अपना। आते हैं ये टॉपिक पे, व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था, कि 18वीं सेंचुरी में आके क्या हुआ कि जो कंपनी थी और बंगाल के नवाब थे उनमें टकराव बढ़ गया। अब उनमें जो टकराव है या उनके कन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्यों बढ़े, मतलब क्या वजह रही थी, मतलब ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि जो बंगाल के नवाब थे और जो कंपनी के लोग थे उनमें टकराव क्यों। आपने देखा कि उन्होंने सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री उधर इस्टेब्लिश करी, अब लेकिन क्या था, बंगाल के नवाब और जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज़ हैं, उनमें बातें नहीं बन रही थी। तो क्यों नहीं बन रही थी, आखिर वजह क्या थी। वजह सिर्फ वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो फरमान भी था, और भी कई सारी, सिर्फ वो अकेला एक फरमान ही नहीं था, और भी कई सारी वजह थी कन्फ्लिक्ट। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब ने अपनी ताकत दिखाने लगे थे। देखो मैंने कहा था ना कि औरंगजेब एक स्ट्रॉन्ग शासक था मुगल काल का, मुगल साम्राज्य का। जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो इसके जो उत्तराधिकारी आए थे, अब उनमें इतनी पावर तो थी नहीं कि वो सबको एकजुट रख सके, मतलब वो इतने पावरफुल थे ही नहीं, कमज़ोर थे। तो जो मुगल साम्राज्य है वो कमज़ोर पड़ने लगा। अब क्या है, जो छोटे मोटे जो एरिया के जो नवाब थे उन्होंने अपनी पावर दिखाना, ताकत दिखाना शुरू कर दी। तो ऐसे ही बंगाल के नवाबों ने भी अपनी ताकत दिखाई। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी, मतलब जैसी सिचुएशन सिर्फ बंगाल की थी ना, ऐसे और भी जो क्षेत्रीय ताकतें थी उनकी भी सिचुएशन ऐसी थी, उन्होंने भी अपनी पावर दिखाना शुरू कर दिया। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब ये देखो ये एक 1 लाइनर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाता है, आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि आप क्रम से अरेंज करो, एक तरह से मतलब अरेंज करना पूछ सकता है वो सीक्वेंस में, या कुछ और भी पूछ सकता है, मैचिंग्स पूछ सकता है, या पहले कौन था बाद में कौन था, या इस तरह से ऑप्शन दे सकता है आपको। तो शुरुआत में जो बंगाल का नवाब था वो मुर्शिद कुली खान था, उसके बाद अली वर्दी खान बना, और उसके बाद सिराजुद्दौला बना। देखो यहाँ सुजाउद्दौला भी आएगा, सिराजुद्दौला, तो नामों में कंफ्यूज मत होना, कि बच्चे हैं ना ज़्यादातर इस नाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये एक मेन कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नवाब भी है, और सेम नाम के से 2 आएंगे। यहाँ आपको सिराजुद्दौला लिखा है, दूसरा आएगा सियाउद्दौला आएगा, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। शुरुआत में जो आया था वो सिराजुद्दौला आया था, ठीक है।
पहले आपका मुर्शिद कुली खान आ गया, उसके बाद अलीवर्दी खान बन गया बंगाल का नवाब, और उसके बाद बना बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। अब देखो, जो मुर्शिद कुली खान था, अलीवर्दी खान, इन्होंने तो चलो जो औरंगजेब ने जो दे दिया, फरमान चल रहा है, काम चल रहा है, चलने दो, मतलब बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ नहीं गया, या कह सकते हैं आवाज़ नहीं उठाई ब्रिटिशर्स के, मतलब जो ऐसा चल रहा था वो चलने दे रहा था। लेकिन जैसे ही जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है, तो अब ये क्या करेगा, ये नवाब लगा देगा रोक कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा, जो मतलब औरंगजेब था उसने दे दिए तुम्हें अधिकार, भाई उस टाइम पे जो उन्होंने दिया तुम मान रहे थे, लेकिन तुम्हें दिया तो कंपनी के नाम पर, तुम मतलब अपना पर्सनल फायदा भी उठा रहे हो, तो अब तो नहीं होगा। ना तो नवाब रहा, ना तो शासक रहा, राजा रहा औरंगजेब, और ना ही अब उसकी बात रही कोई, मतलब एक तरह से कि अब कोई फरमान मान्य नहीं है। और इसने देखा कि ये एक पावरफुल भी शासक था, तो ये क्या करता है कि जो कंपनी को जो भी मतलब जो बेनिफिट मिल रहे थे वो बेनिफिट बंद कर देता है। जो उनको पहले आपने देखा, यहाँ शुरुआत में देखो क्या करते हैं, ये शुरुआत में तो सिर्फ वो फरमान का ही मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा, ये लोग मतलब एक तरह से आपने देखा कि इनको 3 गाँवों की जागीरदारी ले लेते हैं, वहाँ से ये टैक्स वसूल करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, ये सिक्के भी ढालना शुरू कर देते हैं, मतलब सिक्के बनाना एक तरह से वो भी शुरू कर देते हैं। मतलब सोचो, हमारी करेंसी ढाल रहे हैं, वो सिक्के यहीं पे आके यहीं पे सिक्के बना रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं सिक्कों से क्या है, ये तो सामान खरीद लेंगे। मतलब अब इनको परमिशन किसने दी भाई सिक्के ढालने की? तुम्हें तो परमिशन सिर्फ इतनी मिली थी कि तुम बिना टैक्स के मतलब आप बिजनेस कर सकते हो। अब यहाँ आके हमारी कंट्री में आके हमारे सिक्के डाल रहे हो, मतलब ये तो गलत बात हुई भाई, इतना बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त कर लिया जिन्होंने किया। दूसरा, यहीं पे आके किलेबंदी शुरू कर दी कि मतलब अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ स्टैब्लिश करी उसकी तरफ वॉल बनाना, मतलब किलेबंदी करना शुरू कर दी उन्होंने। इसका मतलब तो क्या है, तुम परमानेंट रहना चाह रहे हो यहाँ पे, भाई बिजनेस के लिए आए हो, तुम यहीं किला बनाना शुरू कर दिया, ऐसे कैसे? दूसरा, राजस्व वसूली करना शुरू कर दिया, टैक्स वगैरह। तो अब ये जो नवाब आएगा ना सिराजुद्दौला, इसको तो भाई बर्दाश्त नहीं होंगी ये बातें। जब ये इनके खिलाफ जाएगा तो आपस में क्या होगा, युद्ध की सिचुएशन बनेगी। और वो युद्ध कहाँ जाके, युद्ध की सिचुएशन कहाँ पहुँचेगी? आपकी पहुँचेगी प्लासी तक जाके। प्लासी के युद्ध की एक रूपरेखा बना देगी वो। तो जो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, ये शक्तिशाली शासक थे, मतलब ये जो और नवाब थे उनसे पावरफुल थे ये शासक। कौन? सिराजुद्दौला। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। अब उन्होंने मना कर दिया कि भाई कोई छूट नहीं मिलेगी तुम्हें, जो रूल्स बाकी कंपनियों के लिए वही सेम तुम्हारे लिए है, कि तुम आओगे तो तुम टैक्स भी पे करोगे, वही सारी चीज़ें तुम्हारे लिए होंगी, मतलब तुम्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। वो पहले दी जा रही थी, अब वो छूट खत्म। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हम व्यापार का अधिकार दे रहे हैं तो तुम्हें हमें क्या है, नजराने देने पड़ेंगे, मतलब गिफ्ट्स वगैरह देने पड़ेंगे। ये उन्होंने डिमांड कर दी सिराजुद्दौला ने, तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, फ्री का तुम अब व्यापार नहीं कर सकते। उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। जो सिराजुद्दौला था उसने क्या किया कि ये जो सिक्के ढाल रहे थे, अब वो अधिकार भी हटा दिया कि अब तुम सिक्के नहीं ढाल सकते, तुम सिक्के नहीं बना सकते। और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया और कहा कि ये जो तुम किलेबंदी कर रहे हो ना, अब जितनी करनी थी वो कर ली, अब रोक दो, अब यहीं रोक दो, इससे आगे तुम किलेबंदी नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे हो कि जो सिराजुद्दौला था उसने क्या है, उनको मतलब रियायतें देने से मना कर दिया, सिक्के ढालने से मना कर दिया, नजराने देने से मना कर दिया। अब इतनी सारी चीज़ों में मना करेंगे तो भाई ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज़ हैं, चुप थोड़ी बैठेंगे, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखेंगे आगे कि वो क्या करते हैं। भाई कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया, और जो सिराजुद्दौला था उसने कह दिया कि भाई जो कंपनी है वो क्या कर रही है, वो धोखाधड़ी कर रही है हमारे साथ, तो धोखाधड़ी का आरोप भी लगा लिया। और उन्होंने अपनी दलील में क्या कहा, दलील क्या दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार राजस्व वसूली कम होती है, कि इनकी वजह से जो बंगाल सरकार को जो राजस्व मिलता था, जो टैक्स मिलता था, अब वो कम मिलता है। क्यों? अब किन को जा रहा है? ब्रिटिशर्स को जा रहा है, तो अब हमें तो वो टैक्स कम मिलता है तो नुकसान होता है। ये दलील उसने दी सिराजुद्दौला ने। नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही थी उस टाइम। क्या उसने मतलब उसने कहा कि जो नवाब हैं उनकी ताकत है वो क्या है, कमज़ोर पड़ रही है। एक तो टैक्स भी कम मिल रहा है बंगाल की सरकार को, और दूसरा क्या है, नवाबों की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है।
कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं है, और जो कंपनी है वो क्या है, टैक्स नहीं देना चाहती, वो चुकाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो उसके जो अफसर हैं, अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी हैं और नवाब ने उनके उत्तराधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। और उसने कहा कि जो ये कंपनी के जो भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या किया है, नवाबों को यहाँ पर अपमानजनक चिट्ठियां लिखी हैं, उनका इंसल्ट करिए, एक तरह से उनका अपमान किया है यहाँ के अधिकारियों का। तो हम भाई इतना तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों बर्दाश्त करें भाई, हमारे ही कंट्री में आके और हमारे ही नवाबों को और हमारे ही उनको ये अफसर मतलब अपमानित कर रहे, चिट्ठियां लिख रहे, इतना कुछ हमारे साथ कर रहे, और हम तब भी इनको व्यापार करने दें। यहाँ एक पिक्चर दिख रही है, देखो ये है रॉबर्ट क्लाइव। अभी हम जब प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे तब इनका अहम रोल देखेंगे कि क्या इनकी इम्पोर्टेंस थी, आखिर कौन थे ये, इन्होंने क्या अपना रोल निभाया, तब इनको देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल पिक्चर देख लो आप। तो ये सारे वो अपना जो दलील दे रहा था, कौन, सिराजुद्दौला दे रहे थे और बता रहे कि ये इन्होंने किया है कंपनी ने, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, एक तरह से कंपनी मतलब हमारे साथ धोखा कर रही है इस तरह से, और हम रियायतें वगैरह देने से उसने मना कर दिया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। अब दूसरी तरफ जब इतना कुछ नवाब बोलेगा तो कंपनी चुप नहीं रहेगी, वो भी कुछ बोलेगी। तो उसने अपने फेवर में बोला कि ये जो नवाब हैं, ये स्थानीय जो अधिकारी हैं, इनकी ये बेतुकी बातें, इससे हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस ठप हो रहा है। भाई ये जो बातें कर रहे हैं बेफालतू की बातें, इससे हमारे बिजनेस पर नुकसान हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कि भाई ये जो बिजनेस है वो तभी बढ़ेगा जब सरकार शुल्क हटाएगी, तभी हम कमा पाएंगे, तभी फलेगा फूलेगा। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसने अपनी आबादी बढ़ानी होगी। ये बात तो कंपनी को अच्छे से पता था कि अगर उसे अपना व्यापार बढ़ाना है, अगर उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए तो वो किलेबंदी कर रही थी, इसीलिए तो वो अपना एरिया बढ़ा रही थी और किलों का क्या कर रही थी, पुनर्निर्माण कर रही, इसी पर्पज से कर रही थी कि हमें अपना बिजनेस फैलाना पड़ेगा, मतलब हमें आबादी बढ़ानी पड़ेगी, और इसीलिए वो अपना एरिया बढ़ा रही थी। अब ये जो टकराव है दिनों दिन गंभीर होते गए। अब भाई जब दोनों ही अलग अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो टकराव तो होंगे ही होंगे। दोनों ही अलग एक दूसरे से मतलब चाह ही नहीं रहे थे कि मतलब एक दूसरे के चीज़ें रहें। कंपनी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी, उधर नवाब नहीं मान रहा कि भाई ये ऐसे कर रहे हैं अधिकारी, ये हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमारी जो सरकार है उसको कम टैक्स मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। उधर से उसने कंपनी ने कह दिया कि भाई ये इनकी बेतुकी बातें, हमारा बिजनेस हो रहा है ठप, और अगर हमें बिजनेस बढ़ाना है तो हमें शुल्क हटाना पड़ेगा। जबकि वो कर क्या रहे थे कि अपनी आबादी बढ़ा रहे थे, अपना व्यापार बढ़ा रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे। अब ये जो टकराव है ये दिन प्रतिदिन क्या है, गंभीर होता चला गया। कोई भी एक झुकने के लिए तैयार नहीं, तो बढ़ता चला गया। हालांकि कोशिश की थी कि दोनों में सुलह हो जाए, लेकिन नहीं, और अंततः ये टकराव की परिणति क्या हुई, प्लासी के युद्ध के रूप में निकल के आए। कि अंत में जो ये टकराव है वो क्या निकल के आए, एक युद्ध निकला, और वो युद्ध क्या था, प्लासी। अब ये प्लासी का युद्ध क्या था, वो किस तरह से मतलब आपको कहाँ हुआ था, किस किस में हुआ था, इसका परिणाम क्या निकल के आया, कौन जीता कौन हारा, ये सारा हम इस अगले टॉपिक में देखेंगे कि प्लासी का युद्ध जो था वो कब हुआ, कैसे हुआ, किस किस के बीच में हुआ, इसको कौन जीता, और इस प्लासी के युद्ध के बाद जो हमारी हिस्ट्री है वो किस डायरेक्शन में जाती है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरी अपलोड हो तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।